हाँ, तो हम पढ़ रहे थे फार्मूला मास, है ना। अब कुछ सब्सटेंस होते हैं NaCl जैसे, जो कि जिनके डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं ना। तो इन कंपाउंड्स में जो पॉजिटिव आयंस होते हैं जो कि कैटायंस, और नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो 3D स्ट्रक्चर में अरेंज्ड होते हैं। तो इसमें जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना, वही फार्मूला मास होता है। तो फार्मूला मास कोई नई चीज़ नहीं है। बस अगर ऐसे जो आयंस वाले केस होते हैं जिसमें रिजिड मतलब एक स्ट्रक्चर हो जाता है, रिजिड स्ट्रक्चर नहीं, मतलब क्या लिखा था यहाँ पर, 3 डायमेंशनल, जो एक 3D स्ट्रक्चर हो जाता है, उसमें जो आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हो, thus the formula mass of sodium chloride is atomic mass of sodium plus atomic mass of chlorine। तो बेसिकली आपको NaCl का मॉलिक्यूलर मास ही निकालना है, बस इस केस में उसको हम फार्मूला मास कह देते हैं, है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, जैसे आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है ग्लूकोज का, कार्बन का रख दो, हाइड्रोजन का रख दो, ऑक्सीजन का रख दो, इनको आप मल्टीप्लाई कर लो, 6 12 6 से ऐड कर दो, आ जाएगा। अब आता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल क्या होता है? अभी मोल हमने वैसे देखा भी था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो हमारे एक बेस क्वांटिटी थी, उसका हमने देखा था, जो ऐसा यूनिट होता है वो मोल होता है। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड एज सेवेंथ बेस क्वांटिटी फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना। मोल जिसका सिंबल होता है MOL, इट इज़ द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। वन मोल कंटेन्स एग्जैक्टली इतना एलिमेंट्री एंटिटीज़। अब एलिमेंट्री एंटिटीज़ क्या होता है? ये हमारा एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी। अगर आप कोई भी एक चीज़ ले लो, कोई भी आप सब्सटेंस ले लो, अगर आप इतना इतना एग्जैक्टली इतने नंबर उसके रख दो, तो उसको कहते हैं एक मोल। अब जो ये जो नंबर होता है ना, इसको हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23, ये हमारा एवोगैड्रो नंबर भी होता है। तो आप बेसिकली बोल सकते हो एक मोल इज़, अच्छा ये लिखा भी है एवोगैड्रो कांस्टेंट Na। तो आप बोल सकते हो कि एक मोल कंसिस्ट ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज़, आप ये भी कह सकते हो, है ना। एवोगैड्रो नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज़ अगर है, आप बोलोगे कि वो है एक मोल। अच्छा, अब आगे देखते हैं। ये कहाँ से, हाँ। In order to determine this number precisely, the mass of carbon 12 atom was determined by a mass spectrometer and found to be exactly ये gram. Knowing that 1 mole of carbon weighs 12 gram, the number of atoms in it is, अच्छा देखो, mass of carbon 12 atom is, देखो ये, अच्छा ये यहाँ से हमारा एवोगैड्रो नंबर निकला है ना। ये 12 ग्राम कार्बन का मास, और वन मतलब कार्बन का मास मतलब एक मोल का मास, और ये हो जाएगा एक एटम का मास। तो उससे हमारे निकल गए ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज़, तो वो है हमारा एवोगैड्रो नंबर। अच्छा, अब मोलर मास, एवोगैड्रो कांस्टेंट जैसे मैंने बता दिया। मोलर मास होता है एक मोल का मास, है ना। जैसे मोलर मास है, तो एक मोल का मास इन ग्राम्स इज मोलर मास। अब जैसे मोलर मास ऑफ वाटर है, तो 18 ग्राम हमने निकाला था ना, तो मोलर मास में वही हो गया एक मोल का मास। मोलर मास ऑफ NaCl 58.5, एक मोल का मास इज मोलर मास। परसेंटेज कॉम्पोजिशन काफ़ी इजी सा टॉपिक है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन बेसिकली आप मास बाय मास परसेंटेज जैसे निकालते हो ना, वही है। जैसे अगर H2O है, आप सबका मास ले लो, जैसे हाइड्रोजन का ये है, टोटल ये है, इसको परसेंटेज में निकाल दो, इसी को कहते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। अब जैसे इसमें इथेनॉल, इथेनॉल हम जैसे पिछले साल पढ़ा था, C2H5OH, है ना, जो इथाइल अल्कोहल भी होता है। तो मोलर मास ऑफ इथेनॉल, ये मतलब मोलर मास मतलब टोटल मास ही निकाल रहे हो आप, उसी को मोलर मास कह रहे हैं। मास परसेंट ऑफ, देखो मास है ना, मास परसेंट मतलब, परसेंट मतलब वही 100 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप कार्बन का रखोगे, डिवाइड बाय टोटल इंटू 100 कर दो। हर केस में आपको यही करना है। मास का रेशियो निकालो, उसको इंटू 100 कर दो, आपको ये मिल जाएगा।
और ऑब्वियस सी बात है इन तीनों का अगर आप एडिशन करोगे तो वो 100 ही आना चाहिए, है ना। अच्छा, अब आगे इसके आगे कुछ है यहाँ पर। अच्छा, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है ना वो सिंपलेस्ट रेशियो दिखाता है। जैसे इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल अगर मैं लूँ, वो होगा C6H12 और O6। C6H12 और O6। अब यार एक चीज़ बताओ मेरे को, इसमें अगर आप 6 कॉमन ले हो, है ना, अगर आप 6 कॉमन लेते हो, जैसे हम मैथ्स में करते हैं ना, जैसे हम कुछ भी करते हैं तो हम 6 कॉमन ले सकते हैं, जैसे अगर आप इसमें 6 कॉमन लेते हो तो ये क्या बना, CH12 में से 6 ले लिया तो बचा 2, है ना, 6 2 से 12, और O6 ले लिया तो CH2 बचा, है ना, और ये टोटल ऐसे इंटू 6 टाइम्स है ना। तो एक चीज़ बोलूँगा सब समझ आ जाएगा, ये एम्पेरिकल फार्मूला, ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मतलब एम्पेरिकल फार्मूला इज़ द सिंपलेस्ट फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ द एक्चुअल फार्मूला। बस सिंपल सी बात है। एम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपल होल नंबर रेशियो, वेयर एज मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स। मतलब जो एक्चुअल जो है फार्मूला का जो मतलब जो भी फार्मूला है, जैसे C6H12O6 वो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब अगर आप उसमें से 6 कॉमन ले लोगे तो जो बचा CH2O वो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला है। बस बात ख़त्म। तो ये था हमारा एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर का डिफरेंस। इसके बाद ये कुछ न्यूमेरिकल्स, मतलब वैसे प्रैक्टिस प्रॉब्लम से आप ट्राई कर सकते हो। स्टोइक्योमेट्री, द वर्ड स्टोइक्योमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम स्टोइक्योन मतलब एलिमेंट और मेट्रॉन मतलब मेजर। तो स्टोइक्योमेट्री डील्स विद कैलकुलेशन ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड। अच्छा, अब एक केमिकल इक्वेशन है, आप पता ही है, बैलेंस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वरना आप उसमें कोई भी चीज़ कर नहीं सकते हो, है ना। तो अच्छा, अब ये जो चीज़ है ये आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे ना थोड़ा सा ऐसा बोलते हैं ना ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। तो इससे आपको थोड़ी सी ना वैसे फीलिंग आती है, आपको फील समझ आती है कि एक मोल का एक्चुअली मतलब क्या होता है। जैसे एक मोल ऑफ CH4, आप ये सारी चीज़ें छोड़ो, ये CH4O2 जो भी लिखा है ना, आप इन पे जो ये बोल्ड कर रखे हैं इनको समझो। एक मोल ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद 2 मोल्स। आप अगर एक इसकी जो वो होती है रिएक्शन, वो शायद ऊपर लिखी होगी, मैं देखता हूँ। हाँ, अब इससे देखो, यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर भी 1 लिखा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, जैसे ये नीचे लिखा है, अब आप नीचे देखो, ये नीचे लिखा है 1 मोल ऑफ CH4, ये 1 मोल लिखा है, रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 मोल्स लिखा है, टू गिव 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल्स ऑफ H2, ये भी यहाँ पर लिख रखा है। अब सिमिलरली 1 मॉलिक्यूल भी बोल दो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, टू गिव 1 मॉलिक्यूल एंड 2 मॉलिक्यूल। अच्छा, अब ये जो 22.7 है ना, ये क्या होता है, एक मोल अगर आप कोई गैस लेते हो तो उसका जो वॉल्यूम होता है ना वो 22.7 लीटर होता है ना। तो आप एक मोल को अगर 22.7 लीटर बोल रहे हो तो 2 मोल्स को डबल कर दोगे ना, तो 22.7 का डबल 45.4, और सिमिलरली आप उसको मास में भी लिख ही सकते हो, है ना। तो बेसिकली ये हमें इंटर कन्वर्जन दिखाया जा रहा है कि आप एक मोल, एक मोलिक्यूल और मास, वॉल्यूम, इनको कैसे इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, आप चेंज कैसे कर सकते हो। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट काफ़ी सिंपल सा ही टॉपिक है, उतना ज़्यादा नहीं है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके पास, जैसे अगर मैं बोलूँ एक होटल है, उसमें 10 रूम है ना, और हर रूम में सिर्फ 4 ही लोग रह सकते हैं, और मतलब आप बोल सकते हो एक फैमिली 4 लोग ही कंसिस्ट कर सकती है, और 10 रूम्स हैं। अब मान लो, अच्छा आप ये 4 छोड़ो, आप ये मान लो 10 रूम्स हैं और पर रूम सिर्फ एक ही फैमिली आ सकती है। अब मान लो अगर उस होटल में एक दिन 15 फैमिलीज आ गई, तो यार रूम तो सिर्फ 10 ही है और हर रूम में सिर्फ एक ही फैमिली आ सकती है, मतलब 15 में से सिर्फ 10 ही फैमिलीज है जो इन 10 रूम्स को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, बाकी जो 5 हैं वो तो बैठ नहीं सकते यहाँ पर।
तो मेरे को एक बात बताओ, फैमिलीज पहले ख़त्म होगी कि रूम्स पहले ख़त्म होंगे? काफ़ी अच्छा, ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ना? आप ऐसे देखो, ये है रूम्स, ये है फैमिलीज़, है ना? तो एक बात बताओ, अगर 10 रूम है और 15 फैमिलीज़ है, अगर मान लो एक एक करके रूम भरते गए, पहले रूम ख़त्म होंगे ना, पहले रूम ख़त्म होंगे, तो एक्सेस में कौन है? एक्सेस कौन है? जो 15 फैमिलीज़ है वो, है ना? तो बाकी जो 5 बची वो एक्सेस हो गई। तो ये जो है वो एक्सेस में है, और ये जो है ये लिमिट में ही है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। सिमिलरली एक रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो गया, वो लिमिट है ना उसकी, उसकी एक लिमिट है, इसलिए उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अब एक्सेस क्यों बोला था मैंने? क्योंकि जो दूसरा वाला जो रिएक्टेंट है ना, जो बाकी सारे रिएक्टेंट्स है जो बहुत एक्सेस में है, उसको आप एक्सेस रिएजेंट कहते हो। तो जो लिमिट में है वो लिमिटिंग रिएजेंट, जो एक्सेस में है वो एक्सेस रिएजेंट, है ना? काफ़ी सिंपल सा टॉपिक था, एक एग्जाम्पल से आप समझ गए होगे शायद, जहाँ तक मेरे को लग रहा है काफ़ी ठीक से एग्जाम्पल लिया। जो भी चीज़ पहले कंज्यूम हो गई, इसका मतलब वो है कि वो एक लिमिट में है ना, तो वो लिमिट कर रही है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, इसलिए उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। और जो दूसरा वाला है वो एक्सेस रिएजेंट, क्योंकि वो एक्सेस में प्रेजेंट है। अच्छा, अब आगे आता है रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस। तो इसमें आप पढ़ते हो मास परसेंट, तो जो अभी हमने देखा भी था मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी। ये 3 थोड़े नेट से टॉपिक्स है, लेकिन आसान ही है, उतना मुश्किल नहीं है। मोलैरिटी और मोलैलिटी में आपको हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, मोल फ्रैक्शन तो आसान ही है, क्योंकि फ्रैक्शन हमें पता है ना, तो मोल फ्रैक्शन भी आ जाएगा। अच्छा, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, या आप पढ़ सकते हो, वैसे इसमें कुछ बहुत नई चीज़ें नहीं लिखी मैंने, एक बार पढ़ सकते हो आप। वही ट्रायल एंड एरर मेथड से आप इसको ट्राई कर सकते हो, है ना? तो अच्छा, मास परसेंट जैसे हमको पता है, हम मास परसेंट निकालते हैं, ऊपर लिखते हैं सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब जिस चीज़ का हमको परसेंट निकालना है, और मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब टोटल मास। तो बेसिकली ऊपर क्या है? ऊपर है जिस चीज़ का आपको रिक्वायर्ड परसेंटेज चाहिए उसका मास, और नीचे है टोटल मास। टोटल मास को आप मास ऑफ सॉल्यूशन भी कह सकते हो ना। तो इंटू 100, क्योंकि हमको मास परसेंट चाहिए, है ना, मास परसेंट चाहिए, तो इंटू 100 कर दोगे। फिर क्या आता है? फिर आता है मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन कोई नई चीज़ नहीं है। आपको अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए चाहिए, अगर मान लो 2 सब्सटेंसेस है ए और बी, अगर आपको ए का मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए लिखो, क्योंकि आपको मोल का फ्रैक्शन चाहिए ना, मोल का फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। आप ए के मोल्स लिखो डिवाइड बाय टोटल मोल्स, है ना, तो ए के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। सिमिलरली अगर आपको बी के मोल्स लिखने हैं, तो आप नंबर ऑफ बी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल, वो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब अगर आपके पास तीन, मान लो आपके पास 3 सब्सटेंसेस है, अगर आपके पास सी भी होता, तो आपके टोटल मोल्स क्या हो जाते हैं? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, है ना, ये एन है, एच नहीं है ये, एन सी। अब अगर आपको तब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना होता, तो आपके टोटल में एन सी भी ऐड हो जाता, इसमें भी एन सी ऐड हो जाता। अगर आपके पास सिर्फ 2 ही सब्सटेंसेस है, तो आपका जो टोटल होगा उसमें सिर्फ 2 ही आएंगे, है ना। तो कुछ खास तो था नहीं है। मोल फ्रैक्शन, अब आप समझ ही सकते हो, फ्रैक्शन है किस चीज़ का? मोल का। तो बेसिकली मोल का फ्रैक्शन निकालना है, वो है हमारा मोल फ्रैक्शन, बस। इसके बाद आते हैं 2 लास्ट टॉपिक्स, मोलैरिटी और मोलैलिटी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट में, जहाँ तक मेरे को लग रहा है 10 ही मिनट में ख़त्म हो जाएगा अपना काम। देखो, मोलैरिटी क्या होता है? वो काम करता है हमारा वॉल्यूम पे, है ना। और जो मोलैलिटी होता है, एक है मोलैर और एक है मोलैल, रिटी और लिटी। जो मोलैरिटी है वो वॉल्यूम पे काम करता है, और जो मोलैलिटी है वो हमारे मास पे काम करता है, वो केजी में काम करता है ना। तो मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, बस बात ख़त्म। जो मोलैरिटी होता है उसको डिनोट करते हैं एम से, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय जितना भी आपका वॉल्यूम है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक मोल, मतलब आपका जो मोलैरिटी है, अगर आपकी 1 है,
और उससे आपको 0.2 प्रिपेयर करना है। तो बेसिकली आपको वॉल्यूम इंक्रीज़ करना होगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ़ मोल्स तो आप कम कर नहीं सकते, क्योंकि मोल जितने हैं आप, मतलब अगर आप कम कर सकते हो तो ठीक है, पर आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हो ना, क्योंकि आपको बेसिकली करना क्या है, आपको 1 से 0.2 जाना है ना। तो आप या तो इस चीज़ को कम कर दो या तो इस चीज़ को बढ़ा दो, तो आपका ओवरऑल जो ये नंबर होगा वो कम हो जाएगा ना। तो अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज़ कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो बस वही करना है, हमको यही निकालना है कि आपको कितना वॉल्यूम सोल्यूशन ऐड करना होगा, है ना। तो ये होता है मोलैरिटी। अब मोलैरिटी के बाद क्या आता है, एक बार इधर देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है। नहीं, कुछ खास नहीं है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है, आप ट्राई कर सकते हो। ये है हमारा लास्ट टॉपिक, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होता है, अब मैंने जैसे कहा मोलैरिटी होता है वॉल्यूम और मोलैलिटी होता है मास, है ना। मतलब मोलैलिटी मास नहीं होता, वो मास के साथ डील करता है ना। तो मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि ऊपर भी था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारा मोलैरिटी में भी है मोलैलिटी में भी है, प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, है ना। अब इधर जो जनरली कन्फ्यूजन होती है वो ये है, यहाँ पर 1 kg ना सॉल्वेंट लिखा है, ऊपर क्या लिखा था, ऊपर आपको क्या लग रहा है, ऊपर क्या लिखा था, यहाँ पर लिखा था सॉल्वेंट, इधर सोल्यूशन की तो बात ही नहीं की है ना। जनरली यही कन्फ्यूजन होती है। ऊपर जो मोलैरिटी था उसमें बात किसकी की थी, उसमें बात की थी सोल्यूशन की, है ना। और नीचे किसकी बात चल रही है, नीचे बात चल रही है सॉल्वेंट की। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, जो वॉल्यूम है सोल्यूशन का है वो, है ना। मोलैरिटी में आप सोल्यूशन की बात करते हो, और जो मोलैलिटी है उसमें आप बात करते हो मास की, पर सॉल्वेंट की, सॉल्यूशन की नहीं। तो इसमें क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम है, पर मास ऑफ सॉल्वेंट निकालते हो आप, सोल्यूशन नहीं, है ना। मास ऑफ सॉल्वेंट, अब मास है तो केजी में ही आएगा ना। तो मोलैलिटी यही होता है। मोलैलिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, मोलैरिटी को करते थे बड़े एम से, और मोलैलिटी को करते हैं स्मॉल एम से, है ना। तो मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया। तो इसके बाद बस चैप्टर तो ख़त्म ही है वैसे। तो ये एक थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, नंबर ऑफ़ मोल्स तो ठीक है, दोनों में ही नंबर ऑफ़ मोल्स है। मोलैरिटी में होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और मोलैलिटी में होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूशन नहीं सॉल्वेंट। तो ये चीज़ याद रखना है मोलैरिटी और मोलैलिटी में, है ना। तो इस तरह से चैप्टर ख़त्म हो चुका है। एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके, एक्सरसाइज में कैसी कैसी क्वेश्चंस हैं, एक बार समरी भी देख लेते हैं, जो जो बोल्ड कर रखे हैं इन्होंने वर्ड्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट, ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ी ली। जो वो हमारा प्योर सब्सटेंस होता है वो हमारा एलिमेंट या कंपाउंड होता है, ये वही चीज़ें लिख रखी है। उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन जो हमने आने बताया था, जो एन बड़ा वाला एन होता है उसकी वैल्यू 1 से 10 तक होनी चाहिए, ये वही वाला है। उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, गेलोसैक लॉ। गेलोसैक लॉ क्या कह रहा था कि अगर आप गैसेस को प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसका जो रेशियो होता है वो सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। फिर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देखी, एवोगैड्रो लॉ, एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। अच्छा, अब एक और चीज़, एवरेज एटॉमिक मास है तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास होता है क्या, एक बार सोचना वो। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एवोगैड्रो कांस्टेंट, बैलेंस्ड इक्वेशन, वही बैलेंस्ड इक्वेशन काफ़ी नेसेसरी होती है, स्टोइक्योमेट्री, उसके बाद मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी। तो इस तरह से हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। एक बार एक्सरसाइज देखते हैं, कैलकुलेट द मोलर मास, बेसिकली आपको मास ऐड करना है, कैलकुलेट मास परसेंट, वही मास निकालना है, अपॉन टोटल मास इंटू 100 कर दो क्योंकि परसेंट बोला है। डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला, अब आपको अगर मास परसेंट बता रखा है तो आप एम्पेरिकल फार्मूला भी निकाल ही सकते हो। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वही आपको मोल पता है तो आप निकाल ही सकते हो, मोल मास के हिसाब से आप देख लो। कैलकुलेट द मास रिक्वायर्ड टू मेक इतना ml ऑफ, ये मोलर, मोलर मतलब आपको मोलैरिटी दे रखी है। अब अगर आपको मोलैरिटी दे रखा है और आपको 500 ml दे रखा है, तो आप क्या मास नहीं निकाल सकते, आपको वॉल्यूम दे रखी है, आपको मोलैरिटी दे रखी है, तो तीन में से आपको दो चीज़ दे रखी है, आपको तीनों का रिलेशन पता है, तो तीसरी चीज़ भी निकल जाएगी, है ना। तो काफ़ी आसान सा वो क्वेश्चन है। तो कुछ खास तो है नहीं क्वेश्चंस। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो कि था क्या,
अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये चैप्टर था क्या? ये चैप्टर था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, है ना। अब ठीक है, हो सकता है कुछ के लिए बेसिक ना हो, बट कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, तो इस चैप्टर में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लिए। तो अब आपको करना क्या है, आपको ना स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स हैं, एवरेज मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज एटॉमिक मास, वहाँ से आप शुरू करना, क्योंकि जो स्टार्टिंग की चीज़ें हैं, मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो तो पता है। आपको करना क्या है ना इस चैप्टर में, आपको एक एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और जो मोल कॉन्सेप्ट है उसके बस न्यूमेरिकल्स ट्राई करते रहो। एक दो हफ्ता आप न्यूमेरिकल्स ट्राई करो, आपको इस चैप्टर की ग्रिप लग जाएगी। क्योंकि इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो मोल है ना। मोल और वो एवरेज एटॉमिक मास वगैरह, मॉलिक्यूलर मास, वो सारी चीज़ें। तो आप ये दोनों टॉपिक्स कर लो, इतना इनफ है इस चैप्टर से, है ना। तो बस चैप्टर ख़त्म। अब अगला चैप्टर आएगा फिज़िक्स का चैप्टर 1, है ना। फिज़िक्स का चैप्टर 1 आ जाएगा कुछ दिनों में। तो तब तक के लिए जय भारत।